नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र के इस मंच पर। तो आदिकाल के सबसे अंतिम और प्रमुख कवि विद्यापति को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से आदिकाल का समापन होता है और भक्ति काल का प्रारंभ माना गया है। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल के संधि कहा गया है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है भक्ति काल की। विद्यापति के कुछ पदों में देखिए, विद्यापति की रचना जो पदावली है उसको लेकर के बहुत मतभेद चले हैं। जैसे कि कुछ विद्वान मानते हैं कि पदावली के आधार पर हम लोग विद्यापति को श्रृंगारी कवि मान सकते हैं, और वहीं कुछ लोग उन्हें भक्त कवि मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य शुक्ल का साफ साफ कहना है कि विद्यापति की जो पदावली रचना है इसको कतई भक्ति काल की रचना नहीं माना जा सकता है, वो इन्हें श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। इसी तो रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में स्पष्ट लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं, और जिनको चढ़ा करके कुछ लोगों ने जैसे गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बता दिया था, वैसे ही विद्यापति की पदावली के कुछ पदों को भी बता दिया है। तो वो इस मत का खंडन करते हुए विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही मानते हैं, है ना। इनके साथ में कुछ और कवि भी ऐसे थे, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। लेकिन वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जैसे कुछ महान विद्वान हैं जो श्रृंगारी कवि ना मानते हुए इनको भक्त कवि की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, देखिए विद्यापति का जो एक व्यक्तित्व रहा है यह परस्पर विरोधों से बंधा रहा है ना। जैसे कि ये दरबारी होते हुए भी जन कवि कहलाए। कृष्ण भक्ति की उपासना यदि हम देखें तो सबसे पहले वो विद्यापति के पदों में ही देखने को मिली है। इसलिए कह सकते हैं कि श्रृंगारी होने के साथ साथ यह भक्त कवि भी रहे हैं। ठीक है, तो यह भी इनमें जो था, इनके व्यक्तित्व का एक परस्पर विरोधी गुण देखने को मिला है। शैव, वैष्णव, स्मार्त ऐसे संप्रदायों को मानने के बाद भी यह निरपेक्ष रहे। ठीक है, तो ऐसे मूल रूप से यदि इन्हें हम देखें तो इनके संस्कृत के ग्रंथों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। इनकी तो विद्यापति की जो है एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिनकी संस्कृत पर तो पकड़ अच्छी थी ही, इसके साथ साथ इनकी पकड़ जो है बंगला, मैथिली, अवधी, अभ्रंश, अवहट जैसी कई भाषाओं पर ये अपनी मजबूत पकड़ रखते थे। ठीक है, इसके बाद ही इन्हें हम देखें तो इनको कई सारी उपाधियां मिली है। ठीक है, इतनी उपाधियां जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक किसी कवि को शायद ही मिली होगी जितनी उपाधियां विद्यापति को मिली है। ठीक है, इसीलिए एक महान व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी विद्वान कवि माने जाते हैं विद्यापति। तो आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं विद्यापति। ठीक है, और विद्यापति जो है आदिकाल और भक्ति काल के मध्य की कड़ी माने जाते थे, क्योंकि इसके बाद भक्ति काल का प्रारंभ हो गया था। और इन्हीं की कुछ रचनाओं में जो है भक्ति का हमें योग देखने को मिलता है, जिसके आधार पर कई सारे विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना था। ठीक है, और कृष्ण उपासक का जो सबसे पहले संकेत मिला है वो भी हमें विद्यापति के पदों में ही मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जन्म को यदि हम सबसे पहले देखें तो इनका जन्म जो सर्वमान्य है वो 1380 ईस्वी मान्य है। ठीक है, 1380 ईस्वी, जो कि बिहार के दरभंगा जिले के विप्सी नामक ग्राम में हुआ था। तो विप्सी नामक ग्राम में 1980 में दरभंगा जिला, बिहार का दरभंगा जिला और विप्सी ग्राम में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें हम, बच्चन सिंह इनका जन्म कुछ और मानते हैं। बच्चन सिंह इनका जन्म 1360 मानते हैं, वहीं सर्वमान्य जो है 1380 है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी बच्चन सिंह के अनुसार भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इनका निधन देख लेते हैं। जन्म और निधन साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर निधन देख लेते हैं। निधन इनका 1460 ईस्वी, बाजीपुर, दरभंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है उपाधियां। हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति को कई सारी उपाधियों से नवाजा गया है, कई सारी उपाधियां मिली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनको युग संधि के कवि कहा जाता है। युग संधि के कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो युगों को जोड़ने वाली कड़ी है ये। जैसे ये आदिकाल के कवि थे, लेकिन आदिकाल से ही ये भक्ति काल के भी कुछ ऐसे साहित्यिक प्रवृत्तियां थी जो इनमें देखने को मिली थी। मतलब यहाँ से हम भक्ति काल की शुरुआत मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको दोनों युगों के बीच की कड़ी कहा जाता है।
ठीक है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी। ठीक है, क्लियर है आपको। इसके बाद देखेंगे मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पदावली रचना के आधार पर इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग करके पदावली जो रचना लिखी गई है उसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कह दिया गया है। मिलता है ब्रज कोकिल किसको कहा गया है? ब्रज कोकिल कहा गया है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा गया है, जबकि मैथिल कोकिल पदावली रचना के आधार पर विद्यापति को कहा गया है। इस बात को आप लोग अलग अलग स्पष्ट रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अभिनव जयदेव कहा गया है इनको। अभिनव जयदेव जो कहा है वो किसने कहा है? राजा के आश्रयदाता ये रहे हैं और इन्होंने ही इनको जो है अभिनव जयदेव की उपाधि से अभिभूत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वयम संधि के कवि कहे गए हैं खेलन कवि, लेखन कवि, पंचवेदोपासक कवि, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, दशावधान, जातीय कवि। देखिए कितनी सारी उपाधियां इनको मिली है, आप लोग देख पा रहे हैं कितनी सारी उपाधियां मिली है इनको। ठीक है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। जातीय कवि और अप्रूप का कवि किसको कहा है? तो जातीय कवि, ये अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं कि जातीय कवि किसको कहा गया है। ठीक है, तो जातीय कवि तो बच्चन सिंह ने कहा है विद्यापति को। ठीक है, जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है। ठीक है, क्लियर रखेंगे आप लोग। कुछ कवि कहा गया है इनको, जो कहा है बाबू राम प्रसाद सक्सेना ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब चीजें। पंचानन कहा गया है। श्रृंगार रस सिद्ध वाक कवि, श्रृंगार रस सिद्ध वाक कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये सभी को आप नोट कर लेंगे और इनको याद करेंगे अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, ये जातीय कवि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेखन कवि, खेलन कवि, है ना। जयदेव की उपाधि किसने दी? अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो राजा शिव सिंह ने, याद रखेंगे। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? किस रचना के आधार पर कहा जाता है? ठीक है, युग संधि के कवि किस युग के बीच की कड़ी माना जाता है? ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए निधन हमने देख लिया है 1460 ईस्वी बाजीपुर दरभंगा में ही हुआ है, बिहार। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि आश्रयदाता कौन कौन रहे हैं इनके, किन किन राजाओं के आश्रय में रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे हैं ये, और कीर्ति सिंह पर ही इन्होंने लिखी है कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता में ही कीर्ति सिंह का शौर्य, पराक्रम, वीरता, इन सब का वर्णन किया हुआ है ना। इसके बाद देवी सिंह के दरबार में भी ये रहे हैं, भव सिंह के दरबार में और शिव सिंह के दरबार में। ठीक है, राजा शिव सिंह पर ही इन्होंने कीर्ति पताका की रचना की है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, आगे देखने वाले हम लोग। अभी पहले ये याद कीजिए आप लोग, इनके आश्रयदाता कौन कौन रहे हैं। कीर्ति सिंह है, देवी सिंह, भव सिंह और शिव सिंह। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। माता हसिनी देवी और पिता गणपति ठाकुर, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ लिखना जरूरी समझा कि ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जब इनका हम साहित्य सृजन देखते हैं, तो साहित्य सृजन में जब हम देखते हैं तो इनकी हमें 14 रचनाएं ऐसी प्रमाणित मिलती है। ठीक है, 14 रचनाओं में 11 रचनाएं जो है वो हमें संस्कृत की देखने को मिली है, और 3 रचनाएं जो है हमें हिंदी भाषा की देखने को मिली। तो देखिए हिंदी भाषा में इन्होंने 3 रचनाएं कौन कौन सी लिखी है? पदावली लिखी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, इसमें पदावली जो रचना है वो लिखी इन्होंने मैथिली भाषा में, और जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अवहट्ट में लिखी है, जहां अभ्रंश के भी कुछ मिश्रित शब्द देखने को मिले हैं हमें, रचना की है। इसके बाद इनकी संस्कृत की रचनाएं देखें हम, तो संस्कृत की रचनाएं भी हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले इनको देखते हैं कि इन्होंने 11 रचनाएं लिखी है, इन्होंने 14 रचनाएं लिखी है, जिसमें से 11 रचनाएं जो है वो संस्कृत की देखने को मिली है, और 3 रचनाएं वो है हमें हिंदी की देखने को मिली है। ठीक है, अब देखें इन्होंने किस किस भाषा का प्रयोग किया है। देखिए विद्यापति का जो व्यक्तित्व है ऐसा रहा है, देखिए ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने संस्कृत, मैथिली, अवहट्ट, अभ्रंश, बंगला, है ना, और इस तरीके से कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, तो इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है पदावली रचना को, जो कि आई है 1403 ईस्वी में। ठीक है, और वही अवहट्ट भाषा जो देश भाषा मिश्रित अभ्रंश है, इसका प्रयोग इन्होंने किया है कीर्तिलता और कीर्ति पताका में। ठीक, कीर्तिलता में देखिए सभी का जो
सन है वो सभी का समान है, 1403, 1403, 1403। तो आपको इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 1403 तीनों का समय रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखें कीर्ति लताका में राजा कीर्ति सिंह के शौर्य पराक्रम का वर्णन मिलता है हमको, ठीक है। इसके बाद कीर्ति पताका में हमें राजा शिव सिंह का वर्णन देखने को मिला है। देखिए विवादास्पद क्या है इनको लेकर के, कि इनको श्रृंगारी कवि माना जाए या इनको भक्त कवि माना जाए, ठीक है। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इनको श्रृंगारी कवि मान लिया है और कुछ विद्वानों ने इनको भक्त कवि माना है, ठीक है। अब देखिए श्रृंगारी कवि मानने वाले जो है महत्वपूर्ण एक विद्वान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये पांचों को आप याद रखिए। इसके बाद भक्त कवि मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की कविता का जो मूल है, जो स्थापत्य है, वो श्रृंगारिकता ही है। इन्हें भक्त कवि कहना वैसा ही होगा जैसे हम खजुराहो के मंदिरों को हम आध्यात्मिक कह दें, ठीक है, वही होगा यदि हम इनको भक्त कवि मान ले, ठीक है। इस तरीके से बच्चन सिंह इनके बारे में अपने विचार रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा है। इनका जन्म देख लिया है 1380 दरभंगा विप्सी ग्राम बिहार में। इसके बाद बच्चन सिंह मानते हैं 1360, निधन इनका 1460, ठीक है। इनकी उपाधियां, ये कई सारी उपाधियां ऐसे इनको अभी इनको कई सारी उपाधियां मिली हैं, ये भी आप लोग देखिए, नोट कीजिए। इसके बाद आश्रयदाता इनके मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों को आप अच्छे से याद रखिएगा। संस्कृत, इनकी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत में 11 मिली है, हिंदी में 3 मिली है, ठीक है। पदावली की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है। कीर्ति लता और कीर्ति पट्टाका की भाषा अवहट्ट है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, ठीक है। श्रृंगारी मानने वाली जो विद्वान है वो आपने देख लिए हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बच्चन सिंह और हरप्रसाद शास्त्री। वहीं भक्त कवि मानने वाले जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, चैतन्य महाप्रभु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो हमने हिंदी की रचनाएं तो देख ली, अब हम देखते हैं इनकी संस्कृत की वो रचनाएं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत की इनकी 11 रचनाएं हैं जिनको हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखिए इसमें सर्वप्रथम इनकी जो रचना देखेंगे हम, सेव सर्वसार, ठीक है। इसके बाद गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गोरक्ष विजय नाटक, ठीक है। वर्ण कृत्य, प्रमाणभूत प्रमाण संग्रह, विभाग 7 और लिखनावली, ठीक है। ये इनके 11 ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में मिले हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ सेव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, ठीक है, सेव सर्वस्व। चलिए इसको देखते हैं कि इसका विषय क्या है। इसका विषय है सेव दर्शन सिद्धांत पर इस पुस्तक को लिखा गया, कहने पर सेव दर्शन सिद्धांत दिए हैं। एक पौराणिक रचना है जिसमें सेव दर्शन से संबंधित सिद्धांतों को बताया हुआ है, ठीक है। तो यह इन्होंने पद्म सिंह की महारानी रानी विश्वास देवी के कहने पर, उनके अनुरोध पर इस ग्रंथ को लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। गंगा वाक्यावली, देखिए इस ग्रंथ को भी इन्होंने रानी विश्वास देवी के अनुरोध पर ही लिखा है, ठीक। गंगा पूजन की विधि, गंगा पूजन में जो भी सामग्री है, जो भी उसकी विधि है, विधान है, जो भी विविध विधान है, जो भी शास्त्र संबंधित है, उन सबका यहाँ पर हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक। आगे चलते हैं। पुरुष परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस ग्रंथ की जो रचना इन्होंने राजा शिव सिंह के कहने पर किया था, ठीक है। इस ग्रंथ को इन्होंने राजा शिव सिंह के कहने पर लिखा था। और इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें हमें देखिए इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता क्या है, परीक्षा, पुरुष परीक्षा की, ठीक है। पुरुष परीक्षा की मुख्य विशेषता है कि इसमें ज्योतिष शास्त्र संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। काम शास्त्र संबंधित नीति ग्रंथ है, नीति शास्त्र संबंधित पद देखने को मिले हैं, ठीक है। पुरुष परीक्षा में देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष परीक्षा जो है ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद इसमें काम शास्त्र भी की शिक्षा भी मिलती है, इसमें नीति ग्रंथ भी इसको कहेंगे, नीति शास्त्र की शिक्षा भी मिलती है, ठीक है। और इस ग्रंथ को राजा शिव सिंह के कहने पर इन्होंने लिखा था, ठीक है। श्रृंगार रस के माध्यम से इन्होंने धर्म की शिक्षा दी है इस ग्रंथ में, ठीक है। यहाँ पर श्रृंगार रस का पुर देखने को मिला है, ज्योतिष शास्त्र का ये ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे भक्ति काल में पढ़ेंगे तो तुलसीदास कृत
रामज्ञ प्रश्नावली एक ग्रंथ हमें देखने को मिला है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का वर्णन वहां भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद भू परिक्रमा एक ग्रंथ है, जो राजा शिव सिंह के कहने पर ही इन्होंने, भूगोल संबंधी ये ग्रंथ है, ठीक है, भूगोल संबंधी यहाँ जानकारी हमें देखने को मिली है। इसके बाद दान वाक्यावली भी एक संस्कृत की प्रमुख रचना है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी जो है, ये इनके पिताजी जो थे, विद्यापति के जो पिताजी थे गणपति ठाकुर, ठीक है, गणपति ठाकुर ने इस रचना को लिखा था, दुर्गा भक्ति तरंगिनी को, लेकिन वह रचना अधूरी थी और इसीलिए इसको पूर्ण किया था विद्यापति ने, ठीक है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी जो रचना है, इसको पूर्ण करने का काम जो किया था विद्यापति ने किया था, और वो किया था राजा नरसिंह देव के कहने पर, ठीक है। इसके बाद आगे चले, गोरक्ष विजय नाटक जो है, इसमें मैथिली और संस्कृत है, जिसमें संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का हमें मिश्रित रूप देखने को मिलता है। वर्णकृत्य जो है के साथ ऐसी लुप्त रचना है जिसमें ये समय के साथ विलुप्त जो गया श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध पूजन, वार्षिक पूजन, इस तरीके से जो समय के साथ जो लुप्त चीजें हो रही है, उनको पुनर्जीवित करने का जो करने वाला यह ग्रंथ है, ठीक है। गया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, वार्षिक पूजन, जो इस तरीके से जो कर्मकांड और पूजन जो होता था, वो एक तरीके से जो लुप्त हो रहे हैं, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रमाणभूत प्रमाण संग्रह है, विभाग सार वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखनावली, इसमें क्या है, इसमें बालक वर्ग, अल्प शिक्षित वर्ग व्यक्तियों के लिए जो संस्कृत पत्र व्यवहार होता था, उनको सिखाने का कार्य करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया था, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक आपको सब चीजें? संस्कृत की ये रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए, हिंदी की रचनाएं तो आप याद कर लेंगे, तीनों रचनाएं। पदावली है जो कि गीति काव्य है, और कृष्ण भक्ति संबंधित पद, यहाँ कृष्ण भक्ति के संबंधित यहाँ पद देखने को हमें मिले हैं। इसके बाद हमने देखा था कीर्ति लता, कीर्ति पताका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, वो कीर्ति लता को के बारे में लिखते हैं कि कीर्ति लता जो है, ये पृथ्वीराज रासो की शैली में लिखी हुई रचना है। और जिस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा था, हमने पढ़ा था, जिस समय हमने पृथ्वीराज रासो का अध्ययन किया था, उस समय हमने ये बात देखी थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है, ठीक है। तो वहीं पर इन्होंने कीर्ति लता को जो है भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है, क्योंकि यह इसको उसी शैली में मानते हैं, इसलिए ये इन्हें भ्रंग भ्रंगी संवाद कहते हैं। लता की जो सर्वप्रथम प्रति है, वो हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने ही सर्वप्रथम इसे खोजा था, और इसकी जो अभी प्रमाणित वो नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में अभी संरक्षित है, ठीक है, जो सबसे पहले खोजी थी हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है। और इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी भ्रंग भ्रंगी संवाद मानते हैं, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और वही कीर्ति पताका जो है, इसकी हमारे पास अभी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए इसका ज्यादा हमें, इसके बारे में हम ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। इतना जान लीजिए कि यहाँ पर राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है, और इसकी जो हमें खंडित प्रति ही प्राप्त है, इसकी जो संपूर्ण प्रति है वो प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने संस्कृत के जो ग्रंथ मुख्य थे, इनके 11 ग्रंथ ही है संस्कृत में रचित, जो हमने देख लिए हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्यापति को जो है भक्ति प्लस श्रृंगार, नीति और वीर तीनों के कवि माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भक्ति संबंधी रचनाएं भी दी है, श्रृंगार संबंधी रचनाएं दी है, जिसमें नीति का भी पुट देखने को मिला है, और उन्होंने वीर काव्य संबंधी रचनाएं भी दी है, ठीक है, जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। यहाँ पर राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह का किस तरीके से वीरता वर्णन देखने को मिला है, तो इनको हम वीर रस का कवि भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें हमें जो है ये चारों जो इनकी विशेषताएं देखने को, और ये काव्य में, इनके काव्य साहित्य में हमें, इनके साहित्य में, इनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेद पुराण शास्त्र है ना, भूगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, नीति शास्त्र, और सबके बहुत बड़े विख्यात पंडित रहे हैं। कई सारे ऐसे सभी क्षेत्रों में ये पारंगत रहे हैं, तो इनके साहित्य में काम शास्त्र के भी ये पंडित रहे हैं, है ना। तो आज हमने विद्यापति को देखा है, और इनसे जुड़ी सभी चीजें लगभग मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से कुछ भी अलग बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। इनसे संबंधित जो भी मुख्य चीजें थी मैंने सारी आपको बता दी है, और कुछ इनको लेकर के कुछ विद्वानों के मत भी हैं, जो हम जब एक सेपरेट वीडियो डालेंगे जिसमें हम सभी के मत रखेंगे, उस समय वो सब सारे मत भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा जो है आदि काल समाप्त होता है, और इसके बाद हम अगले कालखंड भक्ति काल पर चलेंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले सत्र में, नमस्कार।